अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज द प्लांट किंगडम एंड द लास्ट वन इज द एनिमल किंगडम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस यूनिट के बारे में समझेंगे। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। बेसिकली ये चारों चैप्टर इसी वर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी। अभी तो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे बायोलॉजी आ गया। देखिए बात यह है कि अब आप थोड़े बड़े क्लास में आ गए हैं, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लें तो उसका क्या मतलब होता है, उसको किसने डिस्कवर करा, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। 10th क्लास में बायोलॉजी साइंस का एक पार्ट था, बट यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट बन गया है। और ऑब्वियसली आप लोगों ने 11th में बायो अटेम्प्ट ही इसलिए करिए कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, या फिर बहुत से लोग आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे तो वो CUT का एग्ज़ाम देंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी में NCERT से आते हैं। बाकी और सब्जेक्ट का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बायोलॉजी का मुझे पता है। तो आप NCERT बहुत अच्छे से डीप में स्टडी करिए, और इसकी कोई भी पॉइंट को छोड़िए मत। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करिए। तो बायोलॉजी में स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, उन सब की स्टडी, अगर वो जिंदा है तो उसकी स्टडी बायोलॉजी में होती है। बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस, लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। अब आता है नेक्स्ट की टर्म बायोलॉजी। हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी बायोलॉजी। अब टर्म बायोलॉजी, टर्म बायोलॉजी का मतलब होता है कि जो नाम है बायोलॉजी, BIOLOGY, ये सबसे पहले किसने दिया था। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, लेमार और ट्रेविरेनस। इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज करा था बायोलॉजी। जब हमने बात करी बायोलॉजी की तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, और एरिस्टोटल बायोलॉजी के साथ साथ जूलॉजी के भी फादर हैं। जूलॉजी किसे कहते हैं, जू। जू आप लोग ने बचपन में गए होंगे जू देखने के लिए। जू में आप किसे देखते थे, एनिमल्स को। तो जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी होती है। बॉटनी, बॉटनी में प्लांट की स्टडी होती है। तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल है, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, 11th में ये सब है नहीं। बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए बायो का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, कि लाइफ में कितनी वैरायटी है। तो वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या वैरायटी है। अब इसमें सारे आ जाते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब आ जाते हैं, और सब में एक स्पेसिफिक यूनिक फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप देखेंगे कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल वैसा है, वैसा नहीं होता। वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस होते हैं। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्या है, क्यों क्यों हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसका नाम दे पाएँ, और उसको क्लासिफाई ग्रुप दे पाएँ। इससे हमारी स्टडी और ज़्यादा ईजियर हो जाती है। हम ईजली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे प्लांट है, आप इजली रिकॉग्नाइज कर लेंगे भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैट है, ये डॉग है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग, ये चीज़ तीनों जो है वो बायोडाइवर्सिटी के पार्ट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अर्ली ह्यूमंस एंड लिविंग वर्ल्ड। जो पहले के लोग थे वो ये तो जानते थे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस हो। या आपने छोटे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा
कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस होता है, लिविंग थिंग मूव करती है, नॉन लिविंग नहीं मूव करती है। लेकिन वही बच्चे क्वेश्चन पूछते थे कि नहीं फ़ैन तो चल रहा है, तो फ़ैन कैसे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मालूम है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है। तो अर्ली ह्यूमन को भी ये पता था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है। वो समझते थे कि नेचर के पास पावर है, उस पावर की वजह से वो किसी को लिविंग बना रहा है, किसी को नॉन लिविंग बना रहा है। तो वो नेचर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। जो आग होती है, आग की वर्शिप करते थे, क्योंकि आग से उन्हें हीट मिलती थी और लाइट मिलती थी। जो बादल गरजते थे उससे वो डर जाते थे, क्योंकि वो उन्हें समझ में नहीं आता था ये सब क्यों हो रहा है, क्या है ये, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली साइंस थी नहीं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है कि इंसान समझता था कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अशरफ मखलूक़ात तो है ही वो, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा था। वो समझने लगा था मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और वो पेड़ों को काटने लगा अपने घर बनाने के लिए, बिना सोचे कि एनिमल्स का क्या होगा, कि वो कैसे रहेंगे, या प्लांट्स में भी अगर हम सारे प्लांट को काट देंगे तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी। और जो जानवर थे उनका शिकार करने लगा अपने बस पर्सनल यूज के लिए। नेचर का बैलेंस का उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, आपको पता होगा इकोसिस्टम होता है हर चीज को काम करने का। अब इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम जब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत सी जगह आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, एनवायरमेंटल चेंज हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ये सब जब नेचर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। साइंटिस्ट ने जब माइक्रोस्कोप बन गया तो उसके बाद उन्होंने इसको प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करा और गेस करना छोड़ दिया। इससे पहले तक वो, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं, तो वो गेस ही करते थे। जब माइक्रोस्कोप बन गया तो उन्होंने सेल की स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स में सिमिलर हैं, बहुत सारी प्लांट में सिमिलर हैं, तो उन्होंने सारे प्लांट्स को एक जगह कर दिया, सारे एनिमल्स को एक जगह कर दिया। तो उससे ईजी हो गया उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो गया। वाई स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं। हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इस अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम ये कहें मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने कहा कि हम सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या चीज़ है, उसके बाद फिर हम उसका नाम देंगे, और उसके बाद हम इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब ग्रुप में रखेंगे कि सारी चीज़ें एक जगह एक ग्रुप में हैं। वाई क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबको ऑर्गेनाइज कर देता है, एक सिस्टमेटिक वे में कर देता है। जैसे मान लीजिए अब आप अपने स्कूल में हैं, तो सारे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इनको क्लासेस में क्यों डिवाइड करा गया, क्योंकि वो बच्चे सब एक जगह रहें, फिर उनको एक साथ पढ़ा दिया जाए। अब मान लीजिए सारे क्लास के बच्चे एक साथ एक जगह बैठा दिए जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10th 11th 12th सारे बैठा दिए, और सबको एक चीज़ पढ़ाई जाए, क्या सबके समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उनके लेवल की नहीं है। मान लीजिए आप 11th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे एक जगह बैठा दिए गए, 10th क्लास के अलग बैठाए गए, ठीक है। अब 10th क्लास वालों को 10th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, 11th क्लास के बच्चों को 11th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा। आपको तो 10th क्लास का समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन 10th क्लास को 11th का नहीं समझ में आएगा। तो इससे स्टडी ईजी होती है और कन्फ्यूजन नहीं होता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है उसकी स्टडी करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको नेमिंग देना, उसके बारे में जो फीचर्स हैं वो जानना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक ग्रुप में हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, देखिए जैसे मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, कोई भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, वो आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉग है और एक वुल्फ है, दोनों लमसम एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप देख के बता सकते हैं ये डॉग है ये वुल्फ है, तो आइडेंटिफाई हो गया। नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम दिया, साइंटिफिक नेम। अब नेम ऐसा नहीं है कि किसी का नाम कुछ भी हमने दे दिया, साइंटिफिक नेम होगा। जैसे इंग्लिश में
मैंगो है, मैंगो को हिंदी में बोला जाता है आम, किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो ये साइंटिफिक नेम है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पे भी बोल लेंगे, हर किसी से नहीं बोलना है। जो जो बॉटनी का होगा वही आपको बता पाएगा कि मैंजीफेरा इंडिका आप बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप मैंगो की बात कर रहे हैं। ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इस साइंटिफिक नेम में आप एक चीज नोट करिएगा, इन नेमिंग में देखिएगा ये इटैलिक्स में लिखे हुए। होमो में एच कैपिटल है इटैलिक्स में, और सेपियंस जो है वो पूरा स्मॉल लेटर है लेकिन इटैलिक्स में है। लेकिन जब आप हाथ से अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे इस तरह से, क्योंकि आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते। क्योंकि आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। क्यों अंडरलाइन होगा ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम हमेशा अंडरलाइन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैंगो का मैंजीफेरा ये जीनस है और ये स्पीशीज है। जीनस में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, स्पीशीज का पूरा स्मॉल होगा। बुक में लिखा होगा तो इटैलिक्स में लिखा होगा, आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो इटैलिक्स में होगा। लेकिन जब आप अपने हाथों से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप कर दिया गया किसी सारे ऑर्गेनिज्म को, जैसे जैसे काऊ, डॉग, ह्यूमन, ये सब मैमल्स हैं। ये इन सब में मैमरी ग्लैंड होती है, इसलिए ये सब क्लास मैमेलिया में आते हैं। कनेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ किसी का कनेक्शन हो रहा होगा। अब रिलेशनशिप दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप और वर्टिकल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का मतलब होता है जैसे डॉग और कैट सेम टाइम पे एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है। जैसे ये सारे एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं, ये सब कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होगा। वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर एंसेस्टर्स, जो एंसेस्टर्स थे उससे इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन हुआ। आपके पहले दादा जान थे, फिर आपके अब्बा, फिर अब आप, देन आपके नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सब वर्टिकल है। ये इस तरीके से यहाँ पर आपके परदादा, फिर यहाँ पे दादा, फिर यहाँ पे आपके फादर, यहाँ पे आप, तो ये सब कौन सा कहलाएगा? ये वर्टिकल रिलेशनशिप कहलाएगा। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है बैलेंस करने में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। क्योंकि जब मान लीजिए पेड़ काट दें या जानवरों को हम ख़त्म हो जाते हैं जानवर, तो उससे डिस्टर्ब हो जाती है नेचर। और नेचर जब डिस्टर्ब होगी तो क्या होता है कि इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा। और बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट को। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हम इन सब के बारे में नॉलेज ले पाते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन सी स्पीशीज़ है जो बहुत ही कम बची है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बी हेल्प करती है पॉलिनेशन में, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बिना बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब होता है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले नहीं, हम सब एक दूसरे पे। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो इनहेल कर रहा है और बदले में ऑक्सीजन एक्सेल कर रहा है। इसी तरीके से प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एनिमल्स आर द हेटेरोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। आई होप बच्चों आप लोग को बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गई होगी। आई अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब आप आगे के चारों चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप लोग इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत बीच से आ जाते हैं और बच्चों को लगता है कि ये तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे नहीं, बट वो कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप किसे कहते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू क्या होता है,
तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें आपको क्लियरली समझा दी हैं। बाकी आगे के जब चैप्टर आप समझेंगे तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।